16 मई 2167 एक ऐसा दिन जब डीमंस ने इंसानों के आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड को भी कुचल दिया और ह्यूमैनिटी हार गई। और इसी तबाही के बीच एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम सी चैन है और यह SSS रैंक लाइटनिंग असैसिन है। हालांकि पूरी तरह से इंजर होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी थी कि यह सब 7 साल पहले शुरू हुआ जब बहुत सारे डीमन लॉर्ड अचानक से हमारी दुनिया में आ गए। फिर डीमन लॉर्ड लैन यूए को दिखाया जाता है जो अपने हथियार के साथ सी चैन की ओर बढ़ रहा होता है। फिर आगे कहता है उन्होंने अपनी डीमन फोर्सेस को लीड किया और पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को एनिहिलेट कर दिया। अगले सीन में डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो सी चैन से कहता है एक कचरा जो खुद को ह्यूमैनिटी की आखिरी होप कहता है। फिर अपने हाथ में पावर इकट्ठी करने लगता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है तुम सिर्फ एक ही चीज में अच्छे हो, मेरा खाना बनने में, और हमला कर देता है और कुछ रेड रोशनी सी चैन की बॉडी से टकरा जाती जिससे उसको बहुत दर्द महसूस होता है और वो अपनी बहन, अपने कॉमरेड्स और मास्टर के बारे में सोचता है। तुम लोगों ने मेरे सारे लोगों को मार दिया, तुमने उन सभी लोगों को मार दिया जो मेरे लिए प्यारे थे, और अपने दांतों को कसते हुए कहता है तो यही सही, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। और अपनी SSS अल्टीमेट स्किल फाइनल आर्क लाइट का यूज करने लगता है जिससे उसके चारों ओर रोशनी फैलने लगती है और देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई गॉड जमीन पर आ रहा हो और उसकी इस पावर से सारे डीमन मरने लगते हैं। हालांकि ये स्किल इतनी पावरफुल थी जिससे वह खुद भी मरने लगता है। अपनी सिस्टर, मॉम, डैड और मास्टर को याद करते हुए कहता है हम जल्दी मिलेंगे, मुझे माफ करना, मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, काश मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता और काश मैं समय में पीछे जा सकता उन डीमंस की केव के डिस्कवर होने के पहले, और मैं उस पहले डीमन लॉर्ड को रोक पाता तो शायद मैं सबको बचा लेता। और उसकी पावर की वजह से सभी डीमन मिटने लगते हैं और पूरी जगह पर रोशनी फैल जाती है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। फिर अगले सीन में सी चैन अपने बेड पर जागता है और खुद को जिंदा देखकर बहुत हैरान होता है। वो किसी हॉस्पिटल में है और विंडो के पास जाकर देखता है बाहर बहुत सारे लोग हैं। उन सबको देखकर वह सोचता है क्या दुनिया तबाह नहीं हो गई थी? फिर ये लोग कौन हैं? फिर कुछ समय बाद उसे समझ आ जाता है कि वह समय में पीछे आ गया है 10 साल पहले। तभी उसके बगल में एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है ग्लूटनस पावर फ्यूजन कंप्लीट। मन ही मन सोचता है कि वह 10 साल पीछे आ गया है और पहला डीमन लॉर्ड अपीयर होने में अभी 3 साल हैं। पहला डीमन लॉर्ड रैथ जिसने हेल के दरवाजे खोल दिए, जिसके कारण बाकी के सभी डीमन लॉर्ड ह्यूमन वर्ल्ड में एक के बाद एक आने लगे और यही अंत की शुरुआत थी और यही मेरे सब कुछ खोने का कारण था। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ, मुझे बस उस फर्स्ट डीमन को हराना है और हेल के गेट को खुलने से रोकना है और यही चांस है सब कुछ बदलने का। फिर वह सिस्टम की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है आखिर ये ग्लूटनस पावर स्क्रीन क्या है? जब से मैंने अपनी आंखें खोली हैं तब से यह मेरे आसपास तैर रही है। और जैसे ही वह उसे टच करता है उसके स्टैट खुल जाते हैं। ये सब क्या है? किसी वीडियो गेम की स्क्रीन की तरह लग रहे हैं। क्या ये मेरे करंट स्टैट्स हैं? हालांकि पहले मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। पास्ट में मैं हमेशा अपने अवेकन पावर के साथ लड़ता था और वो भी 10,000 में से कोई एक ही ऐसा कर सकता है। और करेंटली मैं जिस स्कूल में जाता हूँ उसमें केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाता है जिनमें पावर को अवेकन करने की क्षमता है, द नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर अवेकन पावर। अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी पिछली जिंदगी में स्कूल टाइम के दौरान अपने पावर को अवेकन नहीं कर पाया, जिसके कारण सभी लोग मुझे बुली किया करते थे और शायद इसीलिए मैं हॉस्पिटल में जागा। फिर वह सिस्टम में अपनी लाइटनिंग असैसिन पावर को देखता है और कहता है क्या ये मेरी पिछली जिंदगी वाली पावर है? मैं बहुत ही हल्के से एक पावर को सेंस कर पा रहा हूँ। क्या मुझे मेरी पिछली पावर मिली है? और अपने पावर को टेस्ट करने लगता है। तभी एक पिद्दी सा लड़का उसके कमरे में आता है जिसका नाम मालोंग है, जो ई रैंक फ्लोअर चेंटर है, जो हमारे एमसी के पास आकर उसे हिलाते हुए कहता है हे डूड, क्या तुम ठीक हो? हाँ, आई एम फाइन। मुझे लगता है कि दूसरे लोग इस स्क्रीन को नहीं देख सकते। वह एमसी को देखते हुए कहता है कल उन लोगों ने तुम्हें बहुत मारा लेकिन तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? हालांकि ये स्कूल के दौरान ही अवेकन हो चुका था
और ये हमारे हीरो का कॉलेज रूममेट मालोंग है, लेकिन वह स्कूल लैडर में सबसे नीचे था और मेरी पिछली जिंदगी में वह डीमन लॉर्ड के रैम्पेज के तीसरे दिन ही मारा गया था, लेकिन अभी ये मेरे सामने बिल्कुल ठीक खड़ा है और इस मोमेंट मुझे सच में लगा कि मैं वापस आ चुका हूँ। तभी लॉन्ग उसे धक्का देते हुए कहता है, कल हमारा रैंकिंग टेस्ट है, चूंकि तुम ठीक हो गए हो तो चलो प्रिपेयर करते हैं। मैं जानता हूँ कि अभी तुम अवेकन नहीं हुए हो, लेकिन ये ग्रेजुएशन के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग एक्टिविटियों में इन्वॉल्व थे। बहुत समय हो गया इतने सारे जिंदा लोगों को देखे हुए। मैं एक बार सब कुछ खो चुका हूँ और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये फिर से रिपीट होगा। मुझे जितना जल्दी हो सके अपना लेवल अप करना पड़ेगा। इस एरा में रैंक अप करने का केवल एक ही तरीका है, मॉन्स्टर को मारकर। लेकिन सारे डंजन पहले ही मेजर गिल्ड्स द्वारा टेक ओवर कर लिए गए हैं और जो किसी गिल्ड से नहीं जुड़ा हुआ उसके रैंक अप करने का कोई चांस नहीं है। और अपने स्टैट्स की तरफ देखकर कहता है ये करंट स्टैट्स हैं और पता नहीं दूसरे अवेकन लोग और मॉन्स्टर्स के कंपेयर में मेरे स्टैट्स कैसे होंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने पावर लेवल को डिफरेंशिएट करने के लिए एक रैंकिंग सिस्टम बनाया था जो ई से एस तक जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स पूरे स्कूल के दौरान सिर्फ ई रैंक पर ही थे। केवल थोड़े से ही स्टूडेंट जो टैलेंटेड थे या फिर जो किसी बड़ी गिल्ड से कनेक्टेड थे डी रैंक तक पहुंच पाए थे। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपनी रैंक को गैस कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एवेल्युएट करवाऊँ तो पता नहीं वे कौन सा ग्रेड देंगे। और अपने पिद्दी फ्रेंड की तरफ देखते हुए कहता है इससे तो बेहतर ही होगा। तभी एक जोरदार बॉल आती है और लॉन्ग के चेहरे पर जोर से टकराती है, जिससे वह जमीन पर धड़ाम से गिरता है। तभी कुछ लोग जो पास में ही बैठे थे जिन्होंने इस बॉल को फेंका था वो कहते हैं मालोंग और सी चैन तुम लोग बहुत जल्दी रिकवर हो गए। मालोंग डर जाता है और कहता है ये फिर मिल गया। फिर वो लड़के उन्हें बुली करने लगते हैं और कहते हैं कुछ लोग पिटना चाहते हैं, हे हम यहाँ बास्केटबॉल खेल रहे हैं और तुम लोग हमारे लिए ड्रिंक्स नहीं लाए। मालोंग डरते हुए कहता है सॉरी बॉस, मैं अभी लाता हूँ। लेकिन हमारा एमसी बिल्कुल नहीं डरता और कहता है क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है और क्या तुम्हें हमसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। देखा, मैंने कहा था ना कुछ लोग पिटना चाहते हैं। एमसी मन में सोचता है दिस जर्क और अपनी पुरानी मेमोरी को याद करता है जिसमें ये लड़के एमसी को बुली कर रहे हैं और मालोंग कांपते हुए उन्हें रुकने के लिए कहता है, लेकिन वे नहीं मानते और कहते हैं हम तो उसकी मदद कर रहे हैं ताकि वो जल्दी अवेकन हो जाए और डीमंस की तरह हंसने लगते हैं। और जब वह बेहोश होने लगता है तब वे लोग जाते हुए कहते हैं यह कितना बोरिंग है। तभी मालोंग सीचेन के पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। एमसी कहता है आखिर वे हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। आगे एमसी बताता है प्योर इविल केवल डीमन रेल में नहीं है, ये ह्यूमन वर्ल्ड में भी है। फिर वर्तमान का सीन दिखाया जाता है जिसमें वह लड़का एमसी की बात सुनकर चिढ़ जाता है। ये सब देखकर मालोंग के पसीने छूटने लगते हैं और फिर हमें पता चलता है उस लड़के का नाम गोंग चैन है जो ई रैंक का फ्लावर सोल्जर है और वो तीनों एमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं और एमसी मन ही मन कहता है इस जर्क का नाम गोंग चैन है, यह दूसरों को बुली करता है क्योंकि इसका भाई सबसे स्ट्रॉन्ग है और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है। हालांकि रियलिटी में उनके पावर कुछ खास नहीं है। उन तीनों लड़कों को एमसी की ओर जाते हुए देख सभी स्टूडेंट देखने लगते हैं और कहते हैं हे देखो गोंग चैन फिर से उन्हें पीटने वाला है। कुछ कहते हैं अभी तो उन्हें उसने हॉस्पिटल भेजा था, दूसरे कहते हैं एक सबसे कमजोर अवेकन है और दूसरा अभी तक अवेकन नहीं हुआ। ये दोनों पूरे स्कूल में सबसे यूजलेस हैं। चैंग एमसी के पास खड़ा होकर उससे पूछता है तूने अभी क्या कहा। एमसी कहता है अब से हमसे दूर रहो। तभी चैंग एमसी को पंच मारते हुए कहता है लगता है तुझे सबक सिखाना ही होगा। लेकिन एमसी अपने एक हाथ से बड़े आसानी से ही इसे रोक लेता है और चैंग पीछे हट जाता है। ये सब देखकर कुछ स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या इसने सच में गोंग चैंग का पंच ब्लॉक कर लिया। लेकिन ये तो अभी अवेकन भी नहीं हुआ, क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ। चैंग फिर से गुस्से में आकर कहता है एक वीकलिंग जो अभी अवेकन भी नहीं हुआ और मुझे चैलेंज करना चाहता है और एमसी की तरफ फिर से बढ़ने लगता है। एमसी कहता है परफेक्ट, चलो इसको तुम पर ट्राई करते हैं।
चेंज क्लास लाइटनिंग असैसिन, जिससे उसकी पावर 2 गुना और स्पीड 3 गुना बढ़ जाती है। ये देखकर मा लोंग पूरी तरह से चौंक जाता है। आखिर तुम अवेकन कब हुए? और हम देखते हैं एमसी के चारों तरफ हल्की येलो लाइटनिंग फैलने लगती है और चैंग अपने इमोर्टल डीमन आर्मर का प्रयोग करता है और तेजी से एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एमसी तेजी से उसके करीब जाता है और एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वह दूर लुढ़कते हुए जाता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, अभी ये क्या हुआ? क्या उसके एक पंच से ही गोंग चैंग उड़ गया? क्या ये सच में सी चैन है? आखिर यहाँ क्या हो रहा है? और फिर हम गोंग चैन को देखते हैं, जिसका मुंह पूरी तरह से मिट चुका होता है और वह अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो उसे। लेकिन वे एमसी को देखकर डर जाते हैं और कुछ भी नहीं करते। लेकिन गोंग चैंग अभी भी नहीं रुकता और एमसी पर फिर से हमला करने लगता है। मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन एमसी उसके हाथ को पकड़ लेता है और वह इतनी जोर से पकड़ता है जिससे चैंग दर्द से चीखने लगता है। एमसी अपने दूसरे हाथ में लाइटनिंग पावर इकट्ठी करता है और उसके मुंह में बहुत जोर से मारता है, जिससे वह उड़ते हुए दीवार में टकराता है और उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। ये देखकर वे दोनों लड़के भाग जाते हैं। ये देखकर स्टूडेंट शौक से जम जाते हैं और मा लोंग तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, आखिर वह इतना स्ट्रॉन्ग कब हो गया? लेकिन एमसी उन सबको इग्नोर मारता है और अपने स्टेट्स की तरफ देखते हुए सोचता है, अभी तक जो मुझे पता चला है उनमें से पहली चीज ये है कि मैं जब चाहे लाइटनिंग असैसिन जॉब चुन सकता हूँ, जैसा कि मैं पहले कर सकता था। दूसरा, हालांकि सिस्टम के अनुसार मैं अभी भी लेवल 1 पर हूँ, लेकिन अभी भी मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि लो लेवल के अवेकन को आसानी से हरा सकता हूँ। लेकिन मेरी एग्जैक्ट रैंक अभी भी मिस्ट्री है। और यहाँ एक प्रॉब्लम और है, मैंने उसे नॉकआउट कर दिया है, लेकिन मेरे स्टैट्स बिल्कुल भी नहीं बदले। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है और उसके गले पर अपना लाइटनिंग डैगर रख देता है। तभी पीछे से कोई कहता है, तुम जानते हो ना ये स्कूल है? और भले ही ये सब उसने स्टार्ट किया था, लेकिन उसे पहले ही इसकी सजा मिल चुकी है। ये स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू है और हाँ, वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा। तब एमसी उसे छोड़ देता है और मन ही मन कहता है, आखिर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर इसे डिफेंड करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? और वैसे भी मैं थोड़े ही उसे कुछ करने वाला था, और अगर ऐसे लोगों को मैं सबक नहीं सिखाऊंगा तो वो फ्यूचर में फिर से परेशान करेंगे। और वहां से जाने लगता है। अनसीन में देखते हैं कि सभी लोग अभी भी शॉक हैं और वे दूसरे लड़के तो अभी भी डर कर छुपे हुए हैं और कहते हैं, यह कितना डरावना था, अब हम कभी भी उससे पंगा नहीं लेंगे। क्या ये सच में वही लड़का है? क्या वो दोनों सबसे कमजोर नहीं थे? एमसी कहता है, चलो चलते हैं। और फिर दोनों जाने लगते हैं। लिंग यू उन्हें जाते हुए देखकर कहती है, द बिगेस्ट लूजर। हाँ, फिर हमें मेंस डॉर्मेटरी का सीन दिखाया जाता है, जहां मा लोंग ये सारी बातें 2 और लड़कों को बता रहा होता है, जिनमें से एक का नाम सियांग जो है, जो ई रैंक का फ्लेम मेज है, और दूसरे का नाम सियांग यू है, जो ई रैंक का फ्लावर चेंटर है। ये सब सुनने के बाद जोग मा लोंग से पूछता है, अभी वो कहाँ है? वो कहता है, वो शायद अभी रनिंग करने के लिए गया है। तो जोग भड़क जाता है और कहता है, अवेकन लोगों को दौड़ने की जरूरत कब से पड़ गई, और क्या ये कोई सेंस भी बनाता है? और सियांग यू कहता है, मुझे लगता है कि मा लोंग के सर में चोट लगी है। जो अभी भी उससे कह रहा होता है, तुम अच्छे से जानते हो कि हमें ये रूम क्यों असाइन किया गया है, क्योंकि हम चारों का स्कोर सबसे खराब है और मैं लास्ट से 4थे नंबर पर हूँ, जो मुझे इस डोम का डॉग बनाता है। और अपने हाथ में फायरबॉल जनरेट करने लगता है। एक व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में एक क्लास ही अवेकन कर सकता है और तुम दोनों सिर्फ सपोर्ट चेंटर हो, और इस डोम रूम में केवल मैं ही कॉम्बैट क्लास का हूँ, और इस फैक्ट को कोई नहीं बदल सकता। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सी चैन जैसा लूजर लाइटनिंग असैसिन को अवेकन कर पाए। और अपनी मसल की ओर देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ और हो सकता है कि मैं किसी एलीट क्लब से जुड़ जाऊं। कल ग्रेजुएशन से पहले फाइनल रैंक एवेल्युएशन है। दूसरा कहता है, जब ये होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम ई रैंक ट्रेनिंग डे
लैंड को देखते हैं, जहाँ से स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू और गोंग टेंग जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है और गोंग चेंग का भाई, वह कहता है आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी है, और बाहर उसका भाई वेट कर रहा होता है। वह अपने बड़े भाई से कहता है अगर तुमने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो आज रात को मैं सो भी नहीं पाऊंगा। उसने तुम्हारे अपने भाई को ह्यूमिलिएट किया है, वह तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। मैं जानता हूँ, मैं इसे देख लूंगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर हमें खाने की टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोंग टेंग और लिंग यू बैठे हुए थे। लिंग यू उससे कहती है तो तुम इसको कैसे संभालने वाले हो? वह कहता है उसका सच में कोई मैच नहीं है, लेकिन क्या वो लड़का सच में इतना स्ट्रॉन्ग है जितना मेरे भाई ने बताया? तुम इस स्कूल के सभी लोगों की रैंक और एबिलिटी को जानते हो। यहाँ पूरी एकेडमी में 10 से भी कम स्टूडेंट डी रैंक के हैं, और तुम पहले ही सबको अपने क्लब में शामिल कर चुके हो। और इसके अलावा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के पास तुम्हारी तरह डीमन डेंस में जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। उन मीडियोकर अवेकनर्स के पास स्ट्रॉन्ग बनने का कोई तरीका नहीं है, कोई नहीं है जो तुम्हारी बराबरी कर सके। फिर अगले सीन में हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो बरसात में 100 किलो वेट के साथ 20 किलोमीटर की रनिंग पूरी कर रहा था। वह कहता है बेसिक ट्रेनिंग सॉलिड फिजिकल फाउंडेशन बनाने की है, और एक अवेकनर की क्षमता उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है। केवल पावरफुल बॉडी ही एक क्लास की पावर को झेल सकती है और उसकी ट्रू लिमिट को अनलीज कर सकती है। लेकिन अभी भी ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब 3 साल बाद डीमन किंग रैथ ह्यूमन वर्ल्ड में आएगा, कुछ सेकंड में ही वो बहुत सारे ह्यूमंस को मार देगा। मेरी फैमिली में केवल मेरी छोटी बहन है, और वो भी उसी के हाथों से मर गई थी। वो रैथ ही था जिसने हेल के दरवाजे खोले थे और दूसरे डीमन किंग्स को ह्यूमन वर्ल्ड में घुसने के लिए रास्ता बनाया था। सो मेरा पहला टारगेट रैथ को मारना है। रैथ ह्यूमन वर्ल्ड के लिए एक कैलेमिटी था। मेरे पास अभी भी 3 साल हैं, और जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, वह पक्का ही स्ट्रॉन्ग बन रहा होगा, इसलिए मुझे उससे भी फास्ट स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन पर उसकी छोटी बहन सी यून है। वह फोन उठाता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, हे ब्रो, आज तुमने बहुत बार कॉल किया। मैं आज कंपटीशन में थी और मेरा फोन डेड हो चुका था। मैं अभी ही डोम में वापस आई हूँ, और ब्रो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मैं कंपटीशन जीत गई तो हम अपना पूरा रेंट चुका पाएंगे। फिर एमसी अपने स्टोरी में बताता है, मैंने उस बर्बाद हो चुके फ्यूचर में हेवन से हजारों बार प्रे किया था कि क्या सब कुछ दोबारा स्टार्ट हो सकता है। उसकी बहन आगे कहती है, हे ब्रो, क्या वहाँ पर बारिश हो रही है? तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर वह धीरे से कहता है, कुछ नहीं, चाहे मुझे एंडलेस हेल में ही क्यों ना जाना पड़े। अपनी बहन की आवाज सुनकर एमसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारी आवाज को सुने हुए बहुत वक्त हो गया है। उसकी बहन कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो ब्रो? हमने अभी कल ही तो बात करी थी। जैसे ही कंपटीशन खत्म हो जाएगा हम मिलेंगे, गुड न्यूज का इंतजार करो। इतना कहकर फोन काट देती है। हीरो आगे बताता है, सब कुछ सच में नए तरीके से शुरू हो गया है, और फिर से अपनी रनिंग करने लगता है। मुझे जितना हो सके उतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उस हर एक चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेरे लिए प्यारी है। फिर वह अपने डोम रूम में जाता है, जहाँ सब लोग पहले ही सो चुके थे। वह कहता है, जब से मैं यहाँ वापस आया हूँ तब से 8 घंटे हो चुके हैं, और फाइनली मैं इस बॉडी में एडजस्ट होने लगा हूँ। मेरे फिजिकल स्टैट्स अभी भी लो हैं, और ये बॉडी भी बहुत यंग है, लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो लेवल अप करना है, जिसके लिए मुझे किसी डीमन डेन में एंटर करना होगा। लेकिन गिल्ड्स पहले से ही उन पर कब्जा कर चुकी हैं, और अगर तुम कोई एलीट नहीं हो तो स्ट्रॉन्ग बनने का कोई चांस नहीं है। आखिर मैं मॉन्स्टर को कैसे ढूंढूं? और फिर ये ग्लूटनस पावर आखिर क्या है ये? और ये सब कहते हुए वह सोने लगता है। तभी सिस्टम स्टार्ट होने लगता है, और जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होती है, एमसी को सिस्टम के अंदर खींच लिया जाता है, जिससे वह तुरंत जागता है और जमीन पर लैंड करता है। वह देखता है कि वह किसी अजीब सी जगह पर है। वह कहता है, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं सो नहीं रहा था? तभी वहाँ से कुछ मॉन्स्टर निकलने लगते हैं, जिन्हें ग्रेव हाउंड कहा जाता है, जो ई रैंक के क्लाउड वॉरियर हैं। उन्हें देखकर एमसी कहता है, लगता है मैं किसी डंजन के अंदर हूँ, और अपनी क्लास लाइटनिंग असैसिन में चेंज कर लेता है। और आगे कहता है, मुझे पता नहीं है वैसे यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन पहले मुझे इन सबको मारना होगा। फिर वो सभी मॉन्स्टर एमसी की
की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन एमसी तेजी से जाता है और उन सभी को मारने लगता है और कहता है मेरी करंट पावर के साथ इन ई रैंक के मॉन्स्टर को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे ही वो सभी मर जाते हैं उसका लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 2 पर पहुंच जाता है। इसे देखकर वह कहता है इन्हें मारने से मेरा लेवल अप हो गया है और उसके सभी स्टैट्स 5 पॉइंट से बढ़ जाते हैं। ओह, मुझे खुद का डंजन मिल गया है जहां मैं ट्रेन कर सकता हूँ। तभी ग्रेवहाउंड किंग पीछे से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन पलक झपकते ही एमसी उसके टुकड़े कर देता है और उसका फिर से लेवल अप हो जाता है और लेवल 3 पर पहुंच जाता है और साथ ही उसे कुछ आइटम भी मिलते हैं। किसी नॉर्मल मॉन्स्टर के मुकाबले बॉस को मारने से ज्यादा एक्सपी मिलते हैं। मैंने इस शॉर्ट टाइम में 2 बार लेवल अप किया है। तभी एक मॉन्स्टर के ऊपर रेड कलर की सिस्टम विंडो चमकती है जिस पर डिवावर लिखा होता है। एमसी कहता है ये क्या है, कहीं ग्लूटनी का मतलब ये तो नहीं, और उस मॉन्स्टर को डिवावर करने लगता है। और जैसे ही डिवावरिंग कंप्लीट होती है उसे एक नया कार्ड मिलता है क्लाउड वॉरियर का। उस कार्ड को देखते हुए एमसी कहता है मैं अपने एनिमी को मारकर उसे डिवावर करके अपनी क्लास में बदल सकता हूँ। एक सेकंड, ये स्किल मुझे कहीं जानी पहचानी लग रही है। ये तो डीमन किंग लैन यूए की एबिलिटी है, तो क्या ये अब मेरी हो गई है? लोग जो क्लासेस को अवेकन करते हैं उनकी बहुत सारी कमजोरियां और ताकतें हैं, लेकिन एक रूल जो कभी नहीं बदलता वो ये है कि एक व्यक्ति एक ही क्लास अवेकन कर सकता है, लेकिन मेरे पास अभी 2 क्लासें हैं और अगर मैं दूसरे मॉन्स्टर को डिवावर कर लूं तो मेरे पास एंडलेस क्लासेस हो सकती हैं। आखिर ये पावर मुझे क्यों मिली है और ये मेरे पीछे मैजिक टावर जैसी चीज क्या है? तभी उसे एक पावरफुल प्रेशर महसूस होता है। आखिर ये पावर क्या है? तभी टावर के सामने किसी की परछाई दिखती है जो कहता है तुम फाइनली यहाँ पहुंच ही गए, मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सी चैन। और वह एमसी पर हमला करता है जिससे एमसी वहां से दूर उड़ते हुए जाता है और साथ ही कहता है गवर्नमेंट ने अवेकनर्स और मॉन्स्टर के लिए एक रैंकिंग सिस्टम बनाया था जो लोएस्ट से हाईएस्ट रैंक तक जाता है। मैं अपनी पास्ट लाइफ में एस रैंक तक पहुंचते पहुंचते मर गया था, लेकिन अभी मेरी रैंक शायद डी रैंक तक होगी। और उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए अपना लाइटनिंग डैगर निकाल लेता है और मेरे सामने एक एस रैंक का बॉस खड़ा है। हमारा लेवल गैप बहुत ज्यादा है। आखिर ये किस प्रकार का मॉन्स्टर डंजन है और यहाँ पर एस रैंक का मॉन्स्टर क्यों है? और सबसे मेन बात, ये मेरा नाम कैसे जानता है? तभी वो मॉन्स्टर एमसी के अचानक पीछे आ जाता है। उसके पास मुझे मारने के बहुत सारे चांसेस थे और वो मॉन्स्टर एमसी पर अपनी स्वॉर्ड से बहुत जोरदार हमला करता है जिससे एमसी दूर जाके गिरता है, लेकिन उसकी किसी भी स्ट्राइक ने मेरे वाइटल पॉइंट को हिट नहीं किया। वह बार बार मुझे आसानी से नीचे गिरा रहा है। फिर वह मॉन्स्टर कहता है अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो? एमसी कहता है वो चाहता है कि मैं हार मान लूं। वो मॉन्स्टर आगे कहता है मैं तुम्हें एक ऑफर देने वाला हूँ, इसके बारे में ध्यान से सोचना। क्या तुम मेरे साथ इस डार्कनेस के टावर को गार्ड करोगे? ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। एमसी कहता है चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं इस हेल होल में नहीं रहने वाला। एमसी के इतना कहते ही एक पावरफुल स्ट्राइक आती है और उसके हाथ से टकरा जाती है जिससे उसके हाथ पर एक कट लग जाता है। मॉन्स्टर आगे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? मैं इतना पेशेंस सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि केवल तुम ही हो जो इस जगह तक पहुँच पाए हो। और वहां पर पड़े हुए मॉन्स्टर से एनर्जी खींचने लगता है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा। उस एनर्जी को खींचने से उसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ जाते हैं और जहां वो खड़ा था वहां की जमीन हवा में उड़ने लगती है। ठीक है, यहीं रहो या मर जाओ। एमसी अपनी पावर को जनरेट करते हुए तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है और कहता है मैं एक ही चीज चुनता हूँ और वो है तुम्हें मारना। और दूसरी ओर वो मॉन्स्टर बहुत सारे पत्थरों को एमसी की तरफ तेजी से फेंकने लगता है, लेकिन एमसी लाइटनिंग की स्पीड से हर एक को डॉच करता हुआ आगे बढ़ता जाता है और उसके करीब जाते हुए कहता है लास्ट टाइम मैंने उसके लड़ने का पैटर्न समझ लिया है। उसकी हर स्विंग से पहले 0.4 सेकंड का वाइंड अप होता है और इस समय में मैं उसके रिस्ट के एंगल को रीड कर सकता हूँ। वह मॉन्स्टर एमसी को देखकर
फिर से उस पे हमला करता है और फिर मैं उसके ब्लेड को आसानी से डॉज कर सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके स्ट्राइक करने के बाद 0.2 सेकंड का रिकवरी टाइम लगता है और जब वह डिफेंसलेस होगा उस समय अगर मैं उस पर हमला कर सकूं। और आगे हम देखते हैं एमसी उस मॉन्स्टर के पीछे जाकर उसके सीने में अपना लाइटनिंग डैगर घुसेड़ देता है। फिर आगे कहता है, हालांकि एक डी रैंक एस रैंक के मॉन्स्टर को नहीं मार सकता, लेकिन मैं उसे कुछ समय के लिए पैरालाइज जरूर कर सकता हूँ। फिर वह अपनी एक और स्किल गॉड स्पीड का यूज करके उससे दूर जाने लगता है। साथ ही कहता है, वह बहुत तेज है, मेरे पास उससे दूर जाने का कोई चांस ही नहीं था। मेरे पास यही कुछ सेकंड का समय है यहाँ से बच निकलने का। जब हम एक दूसरे पर पार कर रहे थे तब मैं इस एरिया को अच्छे से देख रहा था और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर एक ही लाइट का सोर्स है। और एमसी उसके पास जाकर जैसे ही उसे टच करता है वो लाइट गायब हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता वो मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है और कहने लगता है, यहाँ कोई एग्जिट नहीं है, वो सिर्फ एक आफ्टर इमेज थी और ये कोई मॉन्स्टर डंजन नहीं है। और ये कितने मजे की बात है कि तुमने इतनी जल्दी मेरी टेक्निक में कमी ढूंढ ली। इतना हैवी प्रेशर और निराशा होने के बाद भी तुमने कामली सिचुएशन को एनालाइज किया और सर्वाइवल के थोड़े से चांस के लिए तुमने अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी। तो सच में वो तुम ही हो जो एक उम्मीद लाएगा। फिर हमें उस मॉन्स्टर का असली चेहरा दिखाया जाता है और उसका नाम एबिसल फील्ड है जो एस रैंक का स्टार वॉरियर है। एमसी ये देखकर वहीं जम जाता है। एक सेकंड, मैंने ये फॉर्म कहीं देखी है। ये फॉर्म तो मैंने डीमन किंग लैन यूए के ऊपर देखी है। फिर एमसी की पिछली लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी और डीमन किंग लैन यूए आपस में लड़ रहे होते हैं। एमसी बताता है, मेरी पिछली लाइफ में डीमन किंग लैन यूए बैटल के दौरान बहुत सारी पावरफुल क्लासेस के बीच स्विच करता था और हमें उसके अलग अलग पावर का सीन दिखाया जाता है जिसमें कभी वो ड्रैगन बनता है तो कभी पेड़ वाला मॉन्स्टर। इस प्रकार वह अलग अलग पावरफुल क्लासेस का प्रयोग करता है और मुझे अच्छे से याद है कि उनमें से एक फॉर्म ये भी थी। इसका मतलब लैन यूए के पावर ऑफ ग्लटनी द्वारा इसको भी डिवावर कर लिया होगा और अब पावर ऑफ ग्लटनी मेरी बॉडी से मर्ज हो चुकी है। एक सेकंड, और क्या ये जगह मेरे ही अंदर एग्जिस्ट करती है? पर वह मॉन्स्टर आगे एमसी से कहता है, तुमने इतने प्रेशर होने के बावजूद भी सही फैसला लिया। इसका मतलब तुम्हारा माइंड बहुत शार्प है और तुमने ये प्रूव किया है कि तुम यहाँ मौजूद हर एक चीज के लायक हो। और फिर वह एक की निकाल कर देता है जिसकी इंफॉर्मेशन में हमें दिखाया जाता है जो एक टाइम रिफ्ट की है। ये ट्रिपल एस रैंक की है और इस की से टावर ऑफ डार्कनेस को खोला जा सकता है। आगे वह मॉन्स्टर बताता है, लैन यूए ने बहुत सारे डीमंस को डिवावर किया है और उन सब में जो सबसे पावरफुल हैं, बेस टावर में सील हैं, उन सब को डिवावर कर लो और स्ट्रॉन्ग बनो, उन सब को अपनी ताकत बनाओ। एमसी उस की को अपने हाथ में पकड़कर देखते हुए कहता है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जिसको सुनकर वह मॉन्स्टर कहता है, डीमंस की मोरालिटी में बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। डीमंस किंग्स ने अपने ग्रीड के चलते मेरे पूरे इंटायर क्लैन को तबाह कर दिया था। मैं उनसे बदला लेने के लिए एक चांस का वेट कर रहा था और फॉर्चुनेटली वो समय आ चुका है और हम सीन में देखते हैं कि वह धीरे धीरे मिट रहा होता है। आगे वह कहता है, उसने सही कहा था, तुम ही एक आखिरी उम्मीद हो। एमजी कहता है, क्या? तुम किसकी बात कर रहे हो? वह आगे कहता है, तुम्हारे सारे जवाब इस टावर के अंदर हैं, जाओ और ढूंढ लो। अब मेरा पावर ले लो और उन सब से बदला लो। क्या तुम्हारी पावर? इस मोमेंट से तुम्हें अनस्टॉपेबल बनना होगा। डार्क टावर के गेट को खोलो और सबको डिवावर कर लो। और हाँ, टावर के अंदर वाले डीमंस तुम पे मर्सी नहीं दिखाएंगे जैसे मैंने दिखाई। वे बहुत ज्यादा क्रूल और कनिंग हैं, लेकिन तुम्हें ये सब सहना होगा और उन सबको हराना होगा। तुम्हें अकेले ही इस दुनिया के टॉप पर पहुंचना होगा जब तक तुम सभी डीमंस किंग्स को डिवावर नहीं कर लेते, और केवल वही मेरे पावर के लायक है। और इतना कहते हुए वह पूरी तरह से मिट जाता है और सिस्टम उसे डिवावर करने लगता है। और जैसे ही डिवावरिंग कंप्लीट होती है वह लेवल 10 पर पहुंच जाता है और उसे उस डीमन की 2 स्वॉर्ड मिल जाती हैं जिनका नाम फीनिक्स नेदरबोन है। एमसी कहता है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और उसे एक और स्किल कार्ड मिल जाता है जिसमें स्टार वॉरियर
वॉरियर की पावर होती है। फिर धीरे धीरे एनसी की आंखें खुलने लगती हैं और वहां से आवाज आती है, जल्दी करो, उठो। जिसे सुनकर एमसी पूरी तरह से जग जाता है और अपने रूममेट्स की तरफ देखता है, जिनमें से एक कहता है, जल्दी चलो, हम लेट नहीं हो सकते और अपनी यूनिफॉर्म पहनना मत भूलना। एमसी मन ही मन कहता है, क्या मैं डॉर्म रूम में वापस आ गया और मेरी चोटें भी पूरी तरह से ठीक हो गई हैं? क्या वो एक सपना था? फिर वह अपना सिस्टम पैनल ऑन करता है, जिसको देखते हुए वह कहता है, ये सच में हुआ था, ये कोई सपना नहीं है और यहाँ वो सब कुछ है जो मैंने अपने सपने में गेन किया था और मैं एक रात में ही लेवल 10 पर पहुंच गया। तभी एक लड़का एमसी के पास आता है और कहता है, हे सी चैन, लास्ट नाइट तुम्हारे बारे में कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा था कि तुम अब स्ट्रॉन्ग बन गए हो। कहीं तुम इस डोम के टॉप डॉग तो बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो? ये सुनकर मालोंग अजीब सा चेहरा बनाता है। अब जल्दी चलो, रैंक असेसमेंट टेस्ट होने ही वाला है, देखते हैं तुम कितने अच्छे हो। फिर वो चारों निकल जाते हैं और आपस में बात करते हुए जाते हैं। हमारे डोम में सभी लोग ई रैंक के हैं, हालांकि हर रैंक को 3 टीयर्स में बांटा गया है। तुम सभी लो टीयर ई रैंक हो और मैं मिड टीयर ई रैंक हूँ। फिर हमें रैंक का टीयर सिस्टम दिखाया जाता है। वो आगे कहता है, हर टीयर में बहुत बड़ा पावर गैप होता है, जिसका मतलब मैं तुम जैसे 10 लोगों को हरा सकता हूँ और मैंने 2 सालों से कोई टेस्ट नहीं करवाया है। हो सकता है मेरी रैंक और आगे बढ़ गई हो। वे लोग उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते और मालोंग सीचेन से कहता है, जब तुम्हारी बारी आए तो अपना 100% देना और कोशिश करना कि डी रैंक तक पहुंच जाओ, जिसे देखकर ये लोग पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे। एमसी कहता है, डी रैंक? हाँ। तब तक वो लोग असेसमेंट ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। ओह, सब लोग यहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं। तभी वो 2 लड़के गोंगचेंग के फ्रेंड वहां आने लगते हैं, जिसे देखकर सीचेन का रूममेट डर जाता है और कहता है, ये लोग तो गोंगचेंग के मिनियन हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए, वो तो हमें ही देख रहे हैं। ये कहकर डर से भागने लगता है, लेकिन जैसे ही सीचेन उन्हें देखता है, उन दोनों की फट जाती है और कहते हैं, सीचेन सर, आप आ गए। ये देखकर वो दोनों लड़के कहते हैं, आखिर ये दोनों सीचेन को देखकर इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? क्या जो मालोंग ने कल रात को कहा था वो सब सही था? मालोंग इन सब को देखकर मुस्कुराता है। तभी एमसी वहां से आगे निकल जाता है। तभी सामने से एक और लड़का आता है और कहता है, मैंने सुना है कि कल किसी की गोंगचेन से लड़ाई हुई थी। इसका नाम कियांग डी है, जो स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर है। तुम जानते हो ना वो किसका छोटा भाई है? हमारे ग्रेट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग टिंग का। इसको देखकर वो तीनों थोड़े से डर जाते हैं और कहते हैं, ये तो कियांग डी है स्टूडेंट काउंसिल से, और ये सिर्फ प्रेसिडेंट का लैप डॉग ही नहीं बल्कि डी रैंकर भी है। आखिर ये सीचेन से क्या चाहता है? तभी डी आगे कहता है, तुम्हें पता है मैं किसी को भी सूंघ के बता सकता हूँ कि वो कितना पावरफुल है और मुझे तुमसे सिर्फ एक लूजर की स्मेल आ रही है। रैमसी उससे कहता है, क्या तू डॉग मॉग है क्या? जिससे वो भड़क जाता है और कहता है, क्या कहा तूने? लेकिन तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उसे रोक देता है और कहता है, हमने इस इंसिडेंट को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लिया है, जिससे हमें पता चला है कि गलती गोंगचेंग की ही थी और जो उसने किया है उसकी सजा उसे मिल चुकी है। जिसको सुनकर डी कहता है, ओके प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट और एमसी दोनों एक दूसरे की तरफ घूर कर देखते हैं। तभी वहां अनाउंस होता है कि असेसमेंट शुरू होने वाली है, सब लोग यहाँ आ जाएं। सभी लोगों को आईडी नंबर के अनुसार एक एक करके स्टेज पर बुलाया जाएगा। इसे सुनकर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहता है, चलो रैंकिंग असेसमेंट होने वाली है, हमें रैंकिंग असेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और मन में कहता है, सीचेन को देखकर लगता नहीं कि वो कोई खतरा है। तभी दूर से कोई ये सब देख रहा था। उसका बगल वाला पर्सन कहता है, आखिर क्या बात है जिससे आज का रैंकिंग असेसमेंट देखने तुम खुद आई हो? क्या यहाँ कोई इंटरेस्टिंग है जिसने तुम्हारा ध्यान आकर्षित किया है? और ये हमारी वाइस प्रेसिडेंट थी। वह कहती है, इस बार की असेसमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो को स्टेज पर बुलाया जाता है। मालोंग उसे चीयर करता है। वह कहता है, देखते हैं मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और वह वहाँ बने हुए उस असेसमेंट गेट के अंदर
चला जाता है। आगे हमें पता चलता है कि रैंकिंग असेसमेंट एक स्पेशली डिजाइन मॉन्स्टर डंजन के अंदर किया जाता है, जो कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर कोर लगा हुआ है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अवेकनर को अपनी फुल एनर्जी कोर की तरफ अनलीज करनी होती है, जो अपने हाथ में पूरी एनर्जी को इकट्ठा करता है और अपनी पूरी एनर्जी से बना हुआ फायरवॉल उस मॉन्स्टर कोर की तरफ फेंक देता है। फिर ये मैजिकल कोर एनर्जी रीडिंग्स को केबल के थ्रू ट्रांसमिट करता है बाहर वाले इक्विपमेंट की तरफ। फिर फाइनली एनर्जी रीडिंग्स को डिजिटली स्क्रीन पर दिखाया जाता है और जो की रैंक को दिखाया जाता है, जो कि ई है। वहां खड़े ऑब्जर्वर कहते हैं ई रैंक मिड टियर, रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई लेकिन बाकी का डेटा अभी आया नहीं है। मालोंग कहता है अभी मेन इवेंट आने वाला है। आगे बताया जाता है करंट रैंकिंग के अलावा असेसमेंट एक दूसरा डेटा भी बताती है, जो है पोटेंशियल हाईएस्ट रैंक, जिसको फ्यूचर में एक अवेकनर अचीव कर सकता है। हाई पोटेंशियल वाले अवेकनर्स को गवर्नमेंट विशेष अटेंशन देती है। फिर जो का पोटेंशियल दिखाया जाता है जो सी है। आगे पता चलता है असेसमेंट पूरा हो चुका है और करंट रैंक ई रैंक मिड टियर है और मैक्सिमम पोटेंशियल सी रैंक है, जिसे देखकर जो निराश हो जाता है और कहता है लगता है मेरी रैंक पिछले 2 सालों में बिल्कुल नहीं बढ़ी। मैं तो सोच रहा था कि मैं डी रैंक पर पहुंच गया होऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं मालोंग उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। वह कहता है डोंट वरी, हमारा तो तुमसे भी बुरा हाल है। फिर उन दोनों का रिजल्ट दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि दोनों ई रैंक के लो टियर पर हैं और पोटेंशियल सी ही है। तुम चिंता मत करो, वैसे भी इस स्कूल में बहुत सारे डी रैंक नहीं है और पक्का इस साल भी कोई नया नहीं होगा। तभी किसी का असेसमेंट कंप्लीट होता है जिसका करंट रैंक डी लो टियर और मैक्सिमम पोटेंशियल बी रैंक तक है। इसे देखकर वे तीनों शॉक हो जाते हैं। सब लोग चिल्लाते हैं कि ये आज का डी रैंक का पहला प्रमोशन है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डी का भी डी रैंक लो टियर और पोटेंशियल ए रैंक का होता है। इसे देखकर वो लोग पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, जो तो अपना सर पीटने लगता है। तभी वो दोनों असेसमेंट ऑब्जर्वर कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस साल इतने सारे टैलेंटेड डी रैंक हैं। हालांकि वो सब लो टियर हैं, फिर भी बिना कॉम्बैट एक्सपीरियंस के वे डी रैंक तक पहुंच चुके हैं। दूसरा कहता है तुमने सही कहा, जनरली हर साल 2 से 3 स्टूडेंट ही डी रैंक तक पहुंचते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस साल का असेसमेंट बहुत ही अच्छा होगा। फिर अगले स्टूडेंट को बुलाया जाता है, जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंगटिंग है। सब लोग उसको देखकर कहते हैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट तो इंपीरियल गिल्ड का हेयर है और उसे बहुत सारे टाइटल भी दिए गए हैं। हमारा एमसी भी उसको देख रहा होता है। रूमर है कि वो 2 साल पहले ही डी रैंक पर पहुंच गया था और इस साल का हाईएस्ट रैंक प्रमोशन डी रैंक लो टियर है और हमारे पूरे स्कूल के इतिहास में सबसे हाईएस्ट रैंक डी रैंक मिड टियर है और पता नहीं इस बार उसकी क्या रैंक आएगी। और हम देखते हैं कि वह कोर के पास पहुंच चुका होता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है केवल ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन में ही अपनी पूरी ताकत को रिवील करके मैं एक बड़ा इंप्रेशन छोड़ सकता हूँ और इसलिए फिलहाल मुझे अपनी कुछ पावर को होल्ड करके रखना होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पूरे स्कूल में टॉप पर रहूंगा। और हम देखते हैं स्क्रीन पर असेसमेंट प्रोसेस शुरू हो जाती है और उसका रैंक डी हाई टियर और पोटेंशियल एस होता है, जिसे देखकर सभी पागल हो जाते हैं, बहुत तेजी से चिल्लाने लगते हैं, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सभी कहते हैं इसका पोटेंशियल तो एस रैंक है और ये हमारे स्कूल की पूरी हिस्ट्री में पहला पर्सन है, यही हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट जिंदाबाद। तभी मालोंग भी चिल्लाते हुए कहता है सच में हमारे स्कूल में कोई ऐसा है जिसका पोटेंशियल एस रैंक है, हमने अभी अभी हिस्ट्री को बनते देखा है। तभी ऑब्जर्वर आपस में बातें करने लगते हैं। मोटा वाला कहता है रिजल्ट कंफर्म हो चुका है, वह हाई टियर डी रैंक है और उसका पोटेंशियल एस है, ये हमें हायर अप को रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरा कहता है सही कहा। तभी कुछ और स्टूडेंट कहते हैं एक अवेकनर जिसकी पोटेंशियल एस रैंक है उसको इंटरनेशनली एक ट्रेजर माना जाता है और उनको स्पेशल अटेंशन दिया जाता है और गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती है। वो केवल इंपीरियल गिल्ड का एयर ही नहीं है, ये पक्का एक नेशनल हेडलाइन बनेगा। तभी वाइस प्रेसिडेंट के बगल में खड़ा हुआ आदमी कहता है इस साल के असेसमेंट ने बहुत सारे टैलेंट्स को अनकवर किया है, तुम ये पहले से जानती थी कि उसके
पास एस रैंक का पोटेंशियल है ना। इसमें कोई शक नहीं कि तुम यहाँ देखने के लिए आई। फिर हमें पता चलता है वह नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का हेडमास्टर ह्यूआन लॉन्ग है। वह कहती है नहीं, मुझे पता नहीं था और मैं केवल उसके लिए नहीं आई। ओह, गोंगटेंग से ज्यादा मैं उसके रिजल्ट में इंटरेस्टेड हूँ। और ये हमारे एमसी की बात कर रही होती है। फिर अगला नंबर हमारे एमसी का होता है। एमसी स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है। तब डी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओए लूजर, कम से कम अपनी डोम की इज्जत रखने के लिए फिर से लो टियर ई रैंक मत लाना। और बहुत जोर से हंसते हुए आगे कहता है, और अगर ऐसा होगा तो तुम एक ही डोम के 4 ई रैंक लूजर कहलाओगे और तुम स्कूल के सबसे बड़े जोक बन जाओगे, एक लूजरों का ग्रुप। ये सुनकर सभी लोग अपना मुंह नीचे झुका लेते हैं सिवाय एमसी के। तभी मालोंग गुस्से में कहता है, तुम देखना सीचेन तुम सबका मुंह बंद कर देगा। फिर सीचेन उस गेट से अंदर जाता है। तब वो उसके डोम का एक और लड़का कहता है, क्या सीचेन सच में ये कर पाएगा? और सीचेन उस डीमन कोर के पास चला जाता है। इस समय किसी अवेकनर को अपना अच्छा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए किसी हाई रैंकिंग गिल्ड से जुड़ना सबसे अच्छा तरीका है। और बहुत से लोगों के पास उन हाई रैंकिंग गिल्ड को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का एक ही तरीका होता है, ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन, जिसमें 10 मेंबर की एक टीम होती है और स्टूडेंट किसी भी टीम को चुन सकते हैं। और जो टीम फर्स्ट प्लेस पर आएगी उसके सभी मेंबर देश की सबसे अच्छी गिल्ड द्वारा हायर कर लिए जाएंगे। और इस समय इंपीरियल गिल्ड ही सबसे अच्छी गिल्ड है। और रैंकिंग असेसमेंट अवेकनर की रैंक बताने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसके और भी फायदे हैं। तभी डी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के पास किसी लड़के को लेकर आता है और कहता है, बॉस, इसका नाम यलन है, ये लो टियर डी रैंक है। और इस तरीके से हमारी 10 लोगों की टीम पूरी होती है। सभी 9 लोग जो इस साल डी रैंक में प्रमोटेड हुए हैं सभी हमारी टीम में हैं। एक बार हम आपके लिटिल ब्रदर गोंगचेंग को अपनी टीम में ले लेंगे तो कॉम्बैट एग्जाम में हम फर्स्ट जरूर आएंगे। और ये सब बातें करते हुए वो लोग बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन सकती है और हाँ, सबसे कमजोर टीम भी स्ट्रॉन्ग एक साथ रहते हैं और वीक को अलग कर दिया जाता है। और ये सर्वाइवल का नेचुरल लॉ है। तभी मालोंग कहता है, सीचेन काफी देर से अंदर है लेकिन डिस्प्ले पर अभी कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है। तभी सभी लोग कहने लगते हैं, शायद वो इतना वीक है कि अपनी रैंक ही रजिस्टर नहीं करवा सकता। कुछ कहते हैं असेसमेंट पहले ही हो चुका होगा, चलो हम अपने डॉर्म रूम में चलते हैं। और डी कहता है, बाकी सभी स्टूडेंट केवल एक कचरा है और कुछ नहीं, आपको यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं है और हमारी टीम पहले ही बन चुकी है, चलो कैरियोके चलते हैं। तब प्रेसिडेंट कहता है, ठीक है, पूरी टीम को बुला लो, चलो हम निकलते हैं। तभी उस डिस्प्ले में सिग्नल आने लगता है और रैंक दिखने लगती है, डी रैंक हाई टियर। ये देखकर सभी लोग थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाते हैं और फिर देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं, डी रैंक हाई टियर? मालोंग तो खुशी से कहता है, मैंने कहा था ना। ये देखकर डी भी चौंक जाता है, क्या हाई टियर डी रैंक? करंट रैंक हाई टियर डी रैंक। और आगे पता चलता है सिस्टम ने मैजिकल कोर में कुछ गड़बड़ी डिटेक्ट की है, असेसमेंट रिजल्ट गलत हो सकता है, स्टूडेंट प्लीज अपना टेस्ट दोबारा करिए। सीचेन कहता है, मैंने अभी अपनी रेगुलर बॉडी के साथ टेस्ट दिया है बिना कोई क्लास को स्विच किए हुए, शायद लेवल 10 एक हाई टियर डी रैंक के बराबर है। फिर वह अपनी क्लास चेंज करता है और ग्रेव हाउंड किंग की स्किल यूज करने लगता है, चलो अपनी सबसे वीकेस्ट क्लास से टेस्ट करते हैं। तब वो डी रैंक मिट कर उस पर सी रैंक मिड टियर लिखा हुआ आ जाता है। ये देखकर उन सभी स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं, ये क्या हो रहा है? सीचेन की रैंक फिर से ऊपर चली गई है। प्रेसिडेंट और डीवी देखते हैं, सी रैंक? ये कैसे हो सकता है? जरूर सिस्टम के साथ कुछ गड़बड़ी है। ये देखकर वो ऑब्जर्वर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर रैंक फिर से चेंज क्यों हो गई? क्या सिस्टम में कोई एरर है? और फिर से वही सेम नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम ने मैजिकल कोर में कोई एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट की है, असेसमेंट रिजल्ट गलत हो सकता है, स्टूडेंट फिर से अपना टेस्ट करें। और सिस्टम कोर को पसीने आने लगते हैं। तब एमसी कहता है, तो मेरी दूसरी क्लासेस जरूर सी रैंक से ऊपर होगी और अपनी क्लास को एबिसल फील्ड में चेंज कर लेता है। चलो अब देखते हैं मेरा फुल पावर कितना है। और जैसे ही वह अपनी ये पावर यूज करता है, मैजिकल कोर पागल होने लगता है और बाहर आसमान बादलों से घिर जाता है और बिजली कड़कने लगती है। और सब लोग ये देखकर कहते हैं,
आखिर ये क्या हो रहा है। उनके क्लासमेट में से एक कहता है ये एक डिवाइन फेनोमेना है, आज का दिन हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। मुझे डर है कि हमारे डोम ने एक पावरफुल मॉन्स्टर को प्रोड्यूस किया है। तभी सिस्टम पर थोड़े क्रैक अक्षरों में पोटेंशियल एस लिखा हुआ दिखाया जाता है। ये देखकर वो ऑब्जर्वर चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या एक और एस रैंक। प्रेसिडेंट भी चौंक जाता है। तभी वहां पर वार्निंग लिखा हुआ आने लगता है, वार्निंग सिस्टम एरर, और वो एक एस 2 एस में बदल जाते हैं और फिर 3 एस में बदल जाते हैं और सिस्टम से आवाज आने लगती है, पोटेंशियल वैल्यू को निश्चित नहीं किया जा सकता, सिस्टम की मैक्सिमम लिमिट पार कर चुकी है। ये देखकर तो डी का मुंह खुला का खुला रहता है और फिर एक धमाका होता है जिसे देखकर ऑब्जर्वर उस मशीन की ओर भागने लगते हैं और कहते हैं ओ नहीं, मैजिकल कोर ओवरलोड हो रहा है, जल्दी करो, कहीं कोई स्टूडेंट डेंजर में तो नहीं है। और उसके अंदर पहुंचकर कहते हैं सी चैन क्या तुम ठीक हो। और देखते हैं सी चैन को कुछ नहीं हुआ और मैजिकल कोर की तरफ देखते हुए कहते हैं ये तो मर चुका है, क्या आज ये कुछ ज्यादा यूज हो गई है। हमारा एमसी जाते हुए कहता है शायद मैंने मैजिकल कोर को बहुत ज्यादा पुश कर दिया है और शायद इसलिए ये फट चुका है, लेकिन कम से कम इससे कुछ अच्छा तो हुआ। फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, डिवावरिंग कंप्लीट, डेलिकेट मैजिकल कोर रैंक ए। आगे एमसी कहता है ओह तो ग्लटनी पावर मैजिकल कोर के पावर को भी डिवावर कर सकती है और वह असेसमेंट रूम से बाहर आने लगता है। आगे कहता है डेलिकेट मैजिकल कोर एक्टिवेट, जिससे उसे वहां मौजूद सभी स्टूडेंट के रैंक दिखने लगते हैं। वह कहता है अब मैं सबकी रैंक देख सकता हूँ, यह बहुत ही अच्छा है और कन्वीनियंट भी। तभी वह प्रेसिडेंट की ओर देखता है जो सी रैंक हाई टियर है। ओह लगता है गोंगटेंग भी अपनी असली ताकत को छिपा रहा है, हाई टियर सी रैंक, वो भी एवरेज ही है। फिर वो ऑब्जर्वर सिस्टम कोर को हाथ में लेकर बाहर आते हैं और कहते हैं मुझे सबको बताते हुए बुरा लग रहा है, मैजिकल कोर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण वो तबाह हो चुकी है, हमें टेम्पोररीली अभी असेसमेंट को रोकना पड़ेगा। सी चेन का रैंकिंग असेसमेंट डेटा करप्ट हो सकता है और ये हम अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेंगे और बचे हुए स्टूडेंट जिनका अभी रैंकिंग असेसमेंट नहीं हुआ है वो कल वापस आ सकते हैं, तब तक रिप्लेसमेंट फैसिलिटी रेडी हो जाएगी। तभी सी चेन के रूममेट उसके पास आते हैं। मालोंग कहता है मुझे परवाह नहीं कि वो सब क्या कहते हैं, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, हमारा सी चेन सच में जीनियस है। दूसरा कहता है ओ ग्रेट वन, आप क्या खाना चाहेंगे। एमसी कहता है क्यों ना हम डोम में वापस चलें। तभी डी उनकी ओर देखते हुए कहता है मुझे पता था कि तुम जैसा कचरा कभी सी रैंक भी नहीं बन सकता, एस रैंक पोटेंशियल की तो बात ही छोड़ दो, टेस्टिंग मशीन सही से काम नहीं कर रही थी और अब तुमने जब मैजिकल कोर को खराब कर दिया है तो तुम जाना चाहते हो, क्या तुम में थोड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हारी वजह से स्टूडेंट काउंसिल के बाकी मेंबर को कल तक इंतजार करना पड़ेगा, तुमने हमारा समय बर्बाद किया है, इसके लिए तुम हमें कैसे पे करोगे। तभी एमसी मन ही मन कहता है ये कभी चुप नहीं होता और अपने हाथ में लाइटनिंग पावर एक्टिवेट करने लगता है, शायद मुझे उसे यहाँ से भगाना होगा, क्या मुझे उसे मिटा देना चाहिए। तभी पीछे से स्टूडेंट काउंसिल रेजिडेंट कहता है यांग डी बहुत हुआ, तुम्हें हमारे टीममेट से रूड नहीं होना चाहिए। वो चौंकते हुए कहता है टीममेट। फिर प्रेसिडेंट एमसी की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है तुम्हें मेरी टीम ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे हम ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन में साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम दोनों साथ में हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट स्कोर लेके आएंगे। सी चैन। इसे सुनकर डी सोचता है अगर ये हमारी टीम को ज्वाइन करता है तो हमें किसी को बाहर निकालना पड़ेगा और फिर मैं दूसरों को ये कैसे एक्सप्लेन करूंगा। गोंगटिंग की टीम में जुड़ने का मतलब है ग्रेजुएशन में फर्स्ट प्लेस पर आना। बहुत सारे लोग उसकी टीम में जाने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। आखिर इसे क्या इतना स्पेशल बनाता है। अब मैं इससे रूड भी नहीं हो सकता क्योंकि गोंगटिंग ने पर्सनली उसे इनवाइट किया है। फिर वह एमसी से कहता है टीम में तुम्हारा स्वागत है। हालांकि बाहर से वो ये सब कह रहा था लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन एमसी झटके से उसका हाथ हटाता है और कहता है नॉट इंटरेस्टेड। इसे सुनकर गोंगटिंग
गोंगटेंग और डी दोनों शॉक हो जाते हैं। डी अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, अबे तुझे पता भी है कि ये तू क्या कह रहा है? हमारी टीम पूरे स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। एमसी कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम बहुत पकाऊ हो, जाओ यहाँ से। इसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। बाकी स्टूडेंट इसे देखकर कहते हैं, क्या सीचेन ने सच में गोंगटिंग को रिजेक्ट कर दिया? उसमें सच में बहुत हिम्मत है, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। मुझे लगता है सीचेन भी फर्स्ट प्लेस पर आना चाहता है। आखिर उसे असेसमेंट में सी रैंक मिड टियर मिला है। मुझे लगता है आगे बहुत मजा आने वाला है। एमसी का उन दोनों को रिजेक्ट करते हुए देख मालोंग और दूसरा लड़का उनके मजे लेते हुए कहते हैं, ये कितना फनी है, जरा उनके चेहरों को तो देखो, अभी अभी बहुत हीरो बन रहे थे, अब देखो जरा। दूसरा कहता है, सीचेन सच में ब्रेव है। गोंगटिंग कहता है, कोई बात नहीं, लगता है उसके अपने प्लान है। फिर हमें नेशनल यूनिवर्सिटी के हेड को दिखाया जाता है, जो कहता है, कितनी शर्म की बात है कि वो एक ही टीम में नहीं है। मैं तो बहुत एक्साइटेड था इस साल के एक नए रिकॉर्ड को देखने के लिए। लिंग यू कहती है, क्या आपको नहीं लगता कि अब चीजें और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं? गोंगटिंग एक यंग मास्टर है और उसे शुरू से हर सुविधाएं मिली हैं और उसको रिजेक्ट करना एक बॉर की शुरुआत है। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट कोई पुश ओवर नहीं है। फिर हम देखते हैं डी गुस्से में कहता है, डैम इट, एक सिस्टम एरर की वजह से उसे स्पॉटलाइट चुराने का मौका मिल गया है। क्या उसे सच में लगता है कि वो सी रैंक है? फिर गोंगटिंग कहता है, क्या हो अगर असेसमेंट सही हो, भले ही ऐसा होने का मिलियंस में से एक चांस भी हो, तो भी मैं किसी और को अपना फर्स्ट प्लेस चुराने का मौका नहीं दूंगा। फिर डी कहता है, मेरा मतलब है वो एक रेगुलर स्टूडेंट है जिसके पास कोई रियल फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरी तरफ हम एलिट्स जो सीक्रेटली आपके साथ मॉन्स्टर डंजन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों ना मैं आपके लिए उसको सबक सिखाऊं? फिर गोंगटिंग उससे कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर वह जाते हुए कहता है, मेरा कैरियो के जाने का कोई मूड नहीं है, तुम और बाकी सभी जा सकते हैं, अब तुम जो भी करो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर वो समझ जाता है और डेविल सी स्माइल देते हुए कहता है, मैं समझ गया, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक कहता है, ओ तो तुम कह रहे हो सीचेन स्कूल में नहीं है? हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने अभी अभी सुना कि सीचेन घर जा रहा है, यहाँ तक कि उसने खाना भी नहीं खाया, और ये सब वो डी को बता रहा था। वह कहता है, लगता है गॉड भी आज मेरी साइड है, कैंपस के बाहर कुछ भी हो सकता है। और वहीं एमसी जाते हुए अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है। जब वह एक्सीडेंट हुआ था तब टॉप गिल्ड्स में से एक होली लैंड में मॉन्स्टर डंजन की रेड पर गई थी, और डंजन के अंदर वे एक ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर से टकरा गए जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया। वो था रैथ, और वो गिल्ड पूरी तरह से तबाह हो गई थी। इसके बाद रैथ उस डंजन से ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया था, और अभी मेरे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है, और इस लाइफ में उस मॉन्स्टर डंजन की जहाँ रैथ पहली बार आया था एग्जैक्ट लोकेशन को जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए मेरे पास एक प्लान है, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। मिथ्रिल गिल्ड का मिथ्रिल मॉन्स्टर एक्सचेंज फ्यूचर में देश का सबसे बड़ा रिसोर्स एक्सचेंज फैसिलिटेटर बनेगा। वेपन और गियर्स जो अवेकनर्स यूज करते हैं ये बहुत क्रूशियल हैं उनकी स्ट्रेंथ के लिए, और मॉन्स्टर एक्सचेंज एक इम्पोर्टेंट मिडल मैन है इक्विपमेंट को खरीदने और बेचने के लिए, और मेरे लिए पैसों का ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है। और वह टेबल पर उसे डंजन में मिले हुए ग्रेफाउंड के तीत रख देता है, जिन्हें हाथ में पकड़ते हुए रिसेप्शनिस्ट कहता है, तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, आखिर तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? एमसी कहता है, ये मॉन्स्टर ने ड्रॉप किया था। रिसेप्शनिस्ट कहता है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ना ही कभी सुना है। तभी बगल में खड़ी हुई एक और लड़की कहती है, अगर मुझे सही से याद है तो ये ई रैंक के क्लाउड मॉन्स्टर द्वारा, जिन्हें ग्रेवहाउंड कहा जाता है, गिराया जाता है, और ये ग्रेवहाउंड फैंग्स हैं, और रिकॉर्ड के अनुसार ग्रेवहाउंड फैंग्स को ई रैंक क्लाउड स्टाफ या फिर पाउडर में बदला जा सकता है। तब वह रिसेप्शनिस्ट टेबल पर उसको फेंकते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ
समझ गया। ई रैंक मॉन्स्टर द्वारा गिराए हुए इन आइटम्स की वैल्यू क्या है। हमारा जो एक्सचेंज है वो BIP सिस्टम पर ऑपरेट करता है और हमारे जो क्लाइंट हैं वो सभी इन्फ्लुएंशियल अवेकनर्स हैं और मैं केवल प्रीमियम चीजों को ही हैंडल करता हूँ जो डी रैंक और उससे हाई होते हैं। इसी कारण मैं इन ई रैंक की छोटी चीजों को नहीं पहचान पाया। फिर मन में कहता है आजकल कोई हाई फाई कस्टमर नहीं आ रहे हैं, ऐसा ही चलता रहा तो मैं सुपरवाइजर में कैसे प्रमोट होऊंगा। फिर वह मन में कहता है लगता है मेरा लक आजकल खराब चल रहा है, जो मुझे इस तरह के बच्चे मिल रहे हैं जो जंक लेकर आ रहे हैं। अच्छा होगा अगर मैं इसे किसी न्यूबी के पास भेज दूं। फिर वह अपने पास में खड़ी हुई असिस्टेंट से कहता है मिस ली बाकी के ऑर्डर तुम संभालो, और वहां से चला जाता है। फिर वह रिसेप्शनिस्ट उसे पैसे देते हुए कहती है ये लीजिए सर आपके पैसे, और क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकती हूँ। MC उन पैसों को लेते हुए सोचता है अभी रेंट देने के लिए ये पर्याप्त है। फिर वह अपनी डंजन में मिली हुई स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है मुझे ये भी मिली है, क्या तुम इसको भी प्रेस कर सकती हो। जिसे देखकर वह कहती है ये स्वॉर्ड कितनी कूल है, हालांकि मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन ये पक्का कम से कम B रैंक की होगी, नहीं शायद A रैंक की। तभी वो दूसरा रिसेप्शनिस्ट वापस आता है और कहता है क्या कहा A रैंक वेपन की वैल्यू अभी मार्केट में 1 मिलियन है और मैं सालों से ये जॉब कर रहा हूँ और कभी भी मैंने A रैंक का वेपन नहीं देखा। तभी कोई आते हुए कहता है तुम सही हो और ये पक्का A रैंक या B रैंक का वेपन नहीं है। तभी वह कहता है आप सही हैं बॉस, आपकी आइज बहुत शार्प हैं बॉस, किसी फटीचर स्टूडेंट के पास इतनी वैल्यूएबल थिंग कैसे हो सकती है। फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। वह कहता है और ये पक्का ही किसी एबिसल लैंड से आई होगी और ये एक S रैंक का इक्विपमेंट है। और ये सुनकर उन दोनों का रिएक्शन आप देख ही सकते हैं। फिर उनका बॉस MC का हाथ पकड़ते हुए कहता है आप यहाँ आए ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, कृपया हमारे साथ VIP लॉन्ज तक चलिए और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप बिना झिझके बता सकते हैं। MC हल्के से मुस्कुराता है और मन में कहता है तुम फाइनली आ ही गए चिंग जी। फिर हमें बताया जाता है ये मिथ्रिल गिल्ड का गिल्ड लीडर चिंग जी है। फिर सीन शिफ्ट होता है VIP लॉन्ज पर। फिर चिंग जी MC से कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस इक्विपमेंट को कितने में बेचना चाहते हैं। MC कहता है 1 मिलियन। जिसे सुनकर वह कहता है क्या ओनली 1 मिलियन। सर क्या आपको पता है कि इवन A रैंक इक्विपमेंट भी मिलियंस में बिकता है और ये तो S रैंक वेपन है जिसकी वैल्यू अभी मार्केट में कम से कम टेंस ऑफ मिलियंस होगी। ये इतना वैल्यूएबल है कि इसको खरीदने के लिए लोग पागल हो जाएंगे। तब MC कहता है मैं इस S रैंक वेपन को 1 मिलियन के लोन के बदले गिरवी रखना चाहता हूँ और मैं 1 महीने में इसे वापस कर दूंगा। ये सुनकर चिंगजी थोड़ा चौंक जाता है और मन ही मन कहता है S रैंक के वेपन को सिक्योर लोन के लिए यूज करना, क्या इस तरह कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सोच सकता है। ऐसा लगता है कि इस स्वॉर्ड को बेचने का उसका कोई इरादा नहीं है। क्या वह बाद में इसको खुद यूज करना चाहता है। मुझे लगता है वो सच में अपनी एज से ज्यादा होशियार है और उसके पास इस प्रकार का ट्रेजर होना, क्या वो कोई रिच किड है जो घर से भाग गया है और या फिर कोई प्रोडिजी जो अपनी ट्रू एबिलिटीज को छिपा रहा है। खैर जो भी हो इतना तो पक्का है कि वो कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है। MC फिर कहता है मैं 1 महीने में इसका प्रिंसिपल अमाउंट चुका दूंगा और अगले महीने 10% इंटरेस्ट पे करूंगा। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। फिर चिंग जी उस असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए कहता है और फिर कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और वहाँ के सीनियर हाल ही में ग्रेजुएट होने वाले हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी एक एनुअल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन करवाती है और इस साल एग्जामिनेशन अभी से एग्जैक्टली 1 मंथ बाद है और जो मनी फर्स्ट प्लेस को दिया जाएगा वो भी एग्जैक्टली 1 मिलियन है जो तुम्हारे लोन रीपेमेंट की डेट के अनुसार अलाइन करता है। अगर मैं गैस करूं तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम एग्जामिनेशन में फर्स्ट प्लेस पर आओगे, है ना। और तुम प्राइज मनी के लिए 1 महीने वेट कर सकते थे, लेकिन तुम अर्जेंटली इस रेयर आइटम को लोन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। यह दिखाता है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है और तुम पक्का ही ऐसा रिस्की ऑप्शन नहीं चुनते अगर ये तुम्हारा आखिरी रास्ता नहीं होता तो। और अगर ऐसी बात है तो मैं 1 महीने के लिए तुम्हें 1.5 मिलियन दूंगा, वो भी बिना इंटरेस्ट
के, और तुम इसे फ्रेंडशिप की शुरुआत भी समझ सकते हो। और तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी आज डिस्कस हुआ है वो हमारे बीच पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगा। और हाँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी ट्रेडिंग करनी हो तो प्लीज हमारी एक्सचेंज फैसिलिटी को ही सबसे पहले चुनना। मैं तुम्हें पक्का ही बेस्ट डील दूंगा। तो बताओ क्या कहते हो? एमसी हल्की सी स्माइल देते हुए मन में कहता है, उसने थोड़ी सी डिटेल से ही मेरी पूरी सिचुएशन को समझ लिया है। इम्प्रेसिव। और मेरी डिफिकल्टी का फायदा उठाने के बजाय उसने और अच्छा ऑफर दिया है ताकि हमारी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो सके। इसमें कोई शक नहीं कि चिंग जी मिथ्रिल एक्सचेंज को फ्यूचर में वर्ल्ड की प्रीमियम एक्सचेंज बनाएगा। और रेथ को एलिमिनेट करने के लिए मैं सिर्फ केवल अपनी ही स्ट्रेंथ पर नहीं निर्भर कर सकता, इसीलिए मुझे और ट्रस्टवर्दी भरोसेमंद साथी बनाने होंगे। फिर वह मैजिक कॉन्ट्रैक्ट पर अपना हाथ रखता है और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होते ही उसके अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाता है। चिंग जी आगे कहता है, चूंकि तुम इस वेपन को लोन के लिए यूज कर रहे हो तो फिर तुम ग्रेजुएशन एग्जाम में क्या यूज करोगे? क्या मैं तुम्हें कुछ वेपन दूं? हालांकि हमारे पास एस रैंक वेपन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ हाई रैंक के ए रैंक और बी रैंक के इक्विपमेंट जरूर हैं। एमसी कहता है, जरूरत नहीं, और अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकाल लेता है। मेरे पास एक और वेपन है, बिल्कुल उसी की तरह जैसा मैंने अभी अभी तुम्हें दिया है, जिसे देखकर वे तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं। फिर एमसी वहां से जाने लगता है और वो दोनों मन में सोचते हैं, आजकल के यंग लोग बहुत टैलेंटेड हो गए हैं। फिर चिंग जी जावली की तारीफ करते हुए कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हें सुपरवाइजर में प्रमोट करता हूँ। जिसे सुनकर वह बहुत खुश होती है और वो दूसरा वाला रोने लगता है। फिर एमसी पीछे मुड़ता है और कहता है, ओ हाँ, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। और फिर हमें नहीं दिखाया जाता कि उसने क्या खरीदा। नेक्स्ट सीन में एमसी कांगचेंग काउंटी लॉन्ग डिस्टेंस बस टर्मिनल में पहुंच जाता है और मन ही मन कहता है, मेरी पिछली लाइफ में मेरी फैमिली ने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया था। तब मैं ग्रेजुएट हो चुका था, लेकिन फिर भी अवेकन नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे किसी गिल्ड ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं बहुत सारी जॉब करता था, लेकिन फिर भी रेंट के लिए पैसे भी नहीं जुटा पाता था। यूनी और मुझे सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और उसने फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण अपने ड्रीम स्कूल पर भी गिव अप कर दिया था। फिर वर्तमान में एमसी कहता है, बहुत समय हो गया है, यूनी की बस अभी तक आ जाना चाहिए। तभी पीछे से आवाज आती है, ब्रो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अगर तुम किसी को लेने जाओ तो एग्जिट पर जाना चाहिए, ना कि एंट्रेंस पर। और इस महीने का रेंट चुकाने के बाद हम फिर ब्रोक हो जाएंगे। फिर हमें सी यून को दिखाया जाता है। एमसी उसे देखकर सोचता है, 7 साल, बिग ब्रो, इस सामान को उठाने में मेरी मदद करो। लेकिन एमसी उसकी कोई बातों को नहीं सुनता। वह फिर से कहती है, बिग ब्रो, तुम डमी की तरह क्यों खड़े हो? और फिर सी चैन उसे गले लगा लेता है और कहता है, 7 साल हो चुके हैं तुम्हें दोबारा देखे हुए। तब वह गुस्से में अपनी दोनों उंगली से एमसी को पोक कर देती है और कहती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? और तुम कुछ दिनों से अजीब सी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? क्या किसी लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है? एमसी कहता है, नो। फिर वह कहती है, चलो घर चलते हैं। और दोनों आपस में बातें करते हुए घर जाने लगते हैं। एमसी उसे देखकर बहुत खुश होता है और मन में कहता है, मैं तुम्हें दोबारा वो सब नहीं सहने दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरी जगह पर, जहाँ कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से कोई कह रहा होता है, ये पक्का वही रास्ता है जहाँ से वो चिरकुट सी चैन घर जाता है। फिर हम देखते हैं वो डी है, जो एमसी के घर जाने वाले रास्ते में कुछ लोगों के साथ खड़ा होता है। वह उनसे कहता है, जाओ, छुप जाओ, वो किसी भी समय आ सकता है। फिर डेविल की तरह हंसते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ पंगा लेने पर क्या होता है। फिर उनमें से एक लड़का कहता है, वैसे बॉस, हम सभी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं, अगर चीजें बिगड़ गईं और सभी को पता चल गया तो? डी कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, इसे मैं देख लूंगा। वैसे भी मैं उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उसका एटीट्यूड मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। वो ई रैंक का कचरा समझता है कि अब वो सी रैंक है, उसे कोई आइडिया नहीं कि वो किससे पंगा ले रहा है। और हाँ, तुम लोग उसे पूरी तरह से मत पीटना, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ देना, पक्का वो इसके बाद 2
2 हफ्तों में होने वाला ग्रेजुएशन एग्जाम नहीं दे पाएगा। मैं पूरे स्कूल के बेस्ट असैसिन टाइप में से एक हूँ। बस थोड़ा वेट करो लूजर, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर अगले सीन में हम एमसी को देखते हैं जो अपनी सिस्टर के साथ आ रहा होता है। उसकी सिस्टर कहती है, हे बिग ब्रो, तुम कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रहे हो। क्या तुम्हें ग्रेजुएशन एग्जाम की टेंशन है? मेरा मतलब है तुम्हारे जैसा बुद्धू नॉर्मली इमोशंस में नहीं फंसता। बिग ब्रो, चाहे कुछ भी हो जाए आपको हमेशा खुद को संभालना चाहिए। क्या तुम ही हमेशा मुझसे ये नहीं कहते थे? लाइफ एक बहुत लंबी जर्नी है और कभी ना कभी आपको चांसेस मिलेंगे ही। और वो गाना क्या था? और फिर गाते हुए चलने लगती है। एमसी उसे देखते हुए मन में सोचता है, यूनी कितनी समझदार है। जब हम पहली बार मिले थे उसने तभी नोटिस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि मैं अवेकन हो चुका हूँ और शायद वो अभी भी सोचती होगी कि हमें पैसों की कमी है। फिर हीरो उससे कहता है, मैं ठीक हूँ यूनी, लेकिन वह मन में सोचती है वो अभी भी डिनाई करने की कोशिश कर रहा है। और क्या ये मेल प्राइड की वजह से है? मैन जैसे जैसे ओल्डर होते जाते हैं वे एक इमोशनल दीवार बनाने लगते हैं। शायद वो पूरी तरह से सही थी। ऐसा लगता है तुम ओल्ड हो रहे हो भाई। तभी उनको जाते हुए देख कोई कहता है, बॉस वो किसी लड़की के साथ है। तब डी कहता है, परफेक्ट, इस एली में कोई कैमरा भी नहीं है। गाइस आज हमारा लकी डे है। एमसी कुछ सेंस कर लेता है और मन में कहता है, ये स्मेल, ये तो उन स्टूडेंट काउंसिल के लड़कों की है। लगता है कुछ चिरकुट पिटना चाहते हैं। और अपनी ईयरफोन निकालकर यूनी के कान में लगा देता है और साथ ही उससे कहता है, यूनी आजकल ये गाना मुझे बहुत पसंद आ रहा है और मैं इसे बार बार सुन रहा हूँ, इसे सुनो जरा। वह चौंकते हुए कहती है, हैं बिग ब्रो, तुमने कब से म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया है? फिर वह उस म्यूजिक को सुनते हुए मन में कहती है, मुझे लगता है म्यूजिक सच में किसी पर्सन की मेंटल स्टेट को बताता है, इसलिए मैं सुनूंगी और अपने बिग ब्रदर को अच्छे से जानूंगी। इसके बाद एमसी वहां से मुड़ता है और उन लोगों की तरफ जाने लगता है और वे लोग भी एमसी की तरफ आने लगते हैं और यूनी मजे में गाने को सुनते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसे पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। फिर वो सभी लोग एमसी की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। एमसी पावर को जनरेट करते हुए अपने मन में कहता है, मैंने अपने पिछले जीवन में जब अपना आखिरी फैमिली मेंबर खोया था, जिसका अगले 7 सालों तक मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था, और जब मैं फाइनली रीबॉर्न हो गया और मुझे अपनी छोटी बहन को देखने का फिर से चांस मिला है, और तुम लोग इस मोमेंट को बर्बाद करना चाहते हो। एमसी अपने दांत पीसते हुए अपना पावर रिलीज करने लगता है और तेजी से जाकर एक में अपनी किक मारता है, जिससे वह दूर लुढ़कते हुए जाता है। फिर हमें उसकी बहन दिखाई जाती है जो आराम से अपना गाना सुनते हुए जा रही थी। उसे कुछ पता नहीं होता कि पीछे क्या हो रहा है। इसके बाद एमसी अपना एक पंच बनाता है और वहां खड़े 3 बंदों के पास लाइटनिंग की स्पीड से जाकर एक एक में मारता जाता है और फिर अगले बंदे में उड़कर एक किक मारता है, जिससे वह उछलकर नीचे गिरता है। फिर उनमें से एक बंदा एमसी पर अपना पंच मारता है, लेकिन एमसी उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ से तोड़ देता है, जिससे वह दर्द से चीखने लगता है। इसके बाद वह उसके मुंह में एक घुसंड देता है, जिससे वो और उसके पीछे खड़ा एक और लड़का दोनों उड़ जाते हैं। इसको देखकर डी घबरा जाता है और कहता है, ये सब क्या है? आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? इसके बाद एमसी तेजी से जाता है और वहां खड़े 2 और लड़कों में एक एक पंच मारता है। इसके बाद एमसी डी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे देखकर डी की तो फट जाती है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लाउड टाइप असैसिन हूँ, और चिल्लाकर उसे गाली देते हुए कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं हरा सकता? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और करता, एमसी उसके मुंह में अपना जोरदार पंच मारता है, जिससे वह बॉल की तरह उछलता हुआ जाता है। लेकिन एमसी तुरंत उसके पास आता है और फिर से एक और पंच मारता है, जिससे उसके दांत बगड़ जाते हैं और वो उड़ता हुआ दीवार में फिट हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं, जिसमें एमसी बिल्कुल डीमन की तरह लग रहा होता है और डी की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। फिर एमसी उससे कहता है, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे दोबारा परेशान मत करना, लेकिन तू नहीं माना।